नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सब जैसे कि जानते हैं कि हम भारत के सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल की सीरीज चला रहे हैं और उसी सीरीज में आज ये हमारा पार्ट 6 है। इससे पहले के पार्ट में हमने आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, बौद्ध स्मारक, भीमबेटका, खजुराहो स्मारक, नालंदा महाविहार, महाबोधि मंदिर, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला परिसर कवर कर चुके हैं। अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो उन पार्टों को आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट 6 से। तो आज के इस पार्ट 6 में हम 3 और वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कवर करेंगे जो कि राजस्थान से होंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ। तो आज की हमारी पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जंतर मंतर। ठीक है, इसको 2010 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। ठीक है, देख लेते हैं जंतर मंतर। और आप जैसे कि जानते हैं जंतर मंतर हमारी दिल्ली में भी है और एक जयपुर में भी है। तो ये जंतर मंतर जयपुर की बात हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं। और जंतर मंतर जो कि जयपुर में है उसी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जंतर मंतर से। तो जंतर मंतर एक खगोलीय अवलोकन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन स्थल है और इसका निर्माण 18वीं सदी के प्रारंभ में किया गया था। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। ठीक है, जयपुर में। तो ये समझ में आ गया कि इसके संस्थापक कौन थे? आमेर राजा सवाई जयसिंह द्वितीय। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की वेधशाला के अलावा 4 अन्य जगह पर भी वेधशालाओं का निर्माण कराया था, जिसमें से एक थी जयपुर जिसकी हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं, दूसरी दिल्ली में बनाई गई थी, तीसरी उज्जैन में थी, चौथी बनारस में और 5वीं मथुरा में। तो इन 5 जगह पर इस वेधशालाओं का निर्माण कराया गया था। ठीक है, इन 5 वेधशालाओं में सबसे पहली जो वेधशाला बनी थी वो उज्जैन में बनाई गई थी। पहली वेधशाला का निर्माण उज्जैन में कराया गया था। ठीक है, उज्जैन की वेधशाला में आपको सम्राट यंत्र भी देखने को मिलेगा। और उज्जैन के बाद दिल्ली में वेधशाला का निर्माण किया गया और दिल्ली की वेधशाला के निर्माण के 10 साल बाद जयपुर की वेधशाला बनी। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 5 वेधशालाओं में सिर्फ अभी जयपुर वेधशाला और दिल्ली जंतर मंतर वेधशाला ही बची हुई है। तो इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं जो जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला थी वह टोलेमिक, ठीक है, टोलेमिक स्थिति खगोल विज्ञान की एक परंपरा का हिस्सा थी जिसका अनेक सभ्यताओं में प्रयोग किया जाता था। तो उस समय जब इस जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय की प्रचलित अनेक सभ्यताओं में इस टोलेमिक खगोल विज्ञान का प्रयोग किया जाता था। टोलेमिक खगोल विज्ञान की विचारधारा है कि इसमें जो पृथ्वी है वो हमारी सेंटर पर है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी सेंटर में और इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा जिसमें सूरज भी एक है। टोलेमिक खगोल विज्ञान की परंपरा क्या है? इसमें पृथ्वी को केंद्र में रखा जाता है और उसके चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जंतर मंतर ये जो वेधशाला थी इसने ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित विस्तृत सामाजिक पद्धतियों को जन्म दिया। ठीक है, इस जंतर मंतर वेधशाला के निर्माण से जब इसका निर्माण पूरा हो गया तो इससे क्या हुआ? ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित अनेक विस्तृत सामाजिक पद्धतियों का जन्म हुआ। अब ये जो वेधशाला थी ये अपने शहरी विस्तार और समय पर नियंत्रण और अपने तार्किक तथा ज्योतिष संबंधी भविष्यवाणी क्षमताओं के कारण यह शाही प्रभुत्व का प्रतीक भी बन गई। तो आप ऐसे ही देखिए, अगर किसी राजा के पास ऐसे यंत्र हैं जिनके द्वारा वह खगोलीय विज्ञान से संबंधित ज्योतिष भविष्यवाणी कर सकता है तो वो क्या होगा? शाही प्रभुत्व का प्रतीक मानी जाएंगी या शाही प्रभुत्व का प्रतीक बन जाएंगी। ठीक है, तो इस कारण जो जंतर मंतर वेधशाला थी जयपुर की, ये उस समय शाही प्रभुत्व का प्रतीक के रूप में देखी जाती थी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि इस वेधशाला में आपको करीब 20 उपकरणों का सेट देखने को मिलेगा और इन सभी 20 उपकरणों का प्रयोग किस काम आता था? तो इनके द्वारा नग्न आंखों से खगोलीय अवस्थाओं के अवलोकन को देखा जाता था। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 20 उपकरण आपको देखने को मिलेंगे जंतर मंतर वेधशाला में, इनके माध्यम से हम खगोलीय अवस्थाओं को देखते थे। ठीक है, या उनका अनुमान लगाते थे। अब ये जंतर मंतर वेधशालाएं हमारे लिए बहुत मदद करती थी, ये सहायक होती थी। इसमें सहायक होती थी समय मापने में। ठीक है, अगर हमें समय मापना है तो उसके लिए भी ये वेधशाला काम में आती थी। ग्रहों की भविष्यवाणी करने में भी काम आती थी और किसी तारे की गति व स्थिति जानने के भी काम आती थी और यह सौर मंडल के ग्रहों के दिक्पात जानने में भी काम आती थी। तो इन सब खगोलीय घटनाओं को जानने में इन वेधशालाओं का उपयोग किया जाता था या ये वेधशालाएं सहायक होती थी।
ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं। अब ये जो 20 उपकरणों का सेट जंतर मंतर वेधशाला में आपको देखने को मिलता है, ये अपने आयामों में प्रभावशाली होते थे। अगर आप इनके आयाम या डायमेंशन देखेंगे ना, तो ये इसके जो आयाम या डायमेंशन है वो बहुत प्रभावशाली हैं और आश्चर्यजनक है। ठीक है, और उनमें से कुछ तो इतने बड़े हैं कि उस श्रेणी में अब तक निर्मित ये सबसे बड़े यंत्र माने जाते हैं। अभी हमने जिन 20 यंत्रों को पीछे देखा, उनमें से कुछ का नाम यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि बृहत सम्राट यंत्र आपको देखने को मिलेगा, लघु सम्राट यंत्र देखने को मिलेंगे, ठीक है, जयप्रकाश यंत्र देखने को मिलेगा, राम यंत्र मिलेगा, ध्रुव यंत्र देखने को मिलेगा, दक्षिणा यंत्र, नाडी वलय यंत्र, राशि वलय यंत्र, दिशा यंत्र, लघु क्रांति यंत्र, दीर्घ क्रांति यंत्र, राज यंत्र, उन्नतांश यंत्र और दिगांश यंत्र। तो ये सारे यंत्र हैं जो आपको वेधशालाओं में देखने को मिलेंगे। अब इन सभी यंत्रों का किसी न किसी रूप से प्रयोग किया जाता था। ये सभी यंत्र किस काम आते थे उसके बारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर कुछ यंत्रों के चित्र दिए गए, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सम्राट यंत्र है, ये जयप्रकाश यंत्र है, ये नादी वलय यंत्र है और राशि वलय यंत्र है। इन सब यंत्रों को और अधिक जानकारी के लिए आप विकिपीडिया के पेज को भी देख सकते हैं। ठीक है, विकिपीडिया के पेज में आपको और यंत्रों का भी फोटो चित्र देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा यंत्र है यहाँ पर उन्नतांश यंत्र। ठीक है, इस यंत्र का काम क्या होता था, यह आकाश में पिंड के उन्नतांश और कोणीय ऊंचाई की मापने के काम में आता था। ठीक है, दक्षिणोदक भित्ति यंत्र, इस यंत्र के द्वारा सूर्य के उन्नतांश और उनके द्वारा सूर्य क्रांति व दिनमान आदि जानने के काम में प्रयोग किया जाता था। इसके बाद हमारा दिशा यंत्र, इससे दिशाओं को ज्ञान मिलता था। सम्राट यंत्र, इससे नक्षत्रों की क्रांति, विश्वांश और समय का ज्ञान मिलता था। इसके बाद हमारा षडांश यंत्र, इसके द्वारा ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और अंश का ज्ञान करने के लिए मददगार साबित होता था। आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला यंत्र है जयप्रकाश यंत्र, इससे सूर्य किस राशि में स्थित है उसका पता चलता था। इसके बाद हमारा नाड़ी वाला यंत्र, इससे सूर्य की स्थिति और स्थानीय समय का अनुमान लगाया जाता है। ध्रुव दर्शक पट्टिका, इससे ध्रुव तारे की स्थिति और दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है, तो ध्रुव तारे की स्थिति देखने के लिए उसमें ध्रुव दर्शक पट्टिका का इस्तेमाल किया जाता था। लघु सम्राट यंत्र, इसे धूप घड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, लघु सम्राट यंत्र को धूप घड़ी भी बोला जाता है और इस यंत्र से स्थानीय समय की सटीक गणना की जाती थी। ठीक है, लोकल जो टाइम होता है उसकी सटीक गणना के लिए हम लघु सम्राट यंत्र का उपयोग करते थे। इसके बाद हमारा राशि वाला यंत्र, इससे क्या पता चलता था, इससे आकाश में राशियों की स्थिति को पता किया जाता था। ठीक है, इसके बाद हमारा चक्र यंत्र, इससे खगोलीय पिंडों के दिक्पात और तत्कालिक के भौगोलिक निर्देशकों का मापन किया जाता था। ठीक है, ये हमारा हो गया चक्र यंत्र। इसके बाद है हमारा राम यंत्र, इससे खगोलीय गणनाएं की जाती थी। ठीक है, राम यंत्र के द्वारा हमें खगोलीय गणनाएं करने में मदद मिलती थी। और इसके बाद है हमारा दिग्यांश यंत्र, इससे हमें पिंडों के दिग्यांश का पता चलता था। ठीक है, दिग्यांश क्या है, एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, तो दिग्यांश यंत्र से हमें पिंडों के एंगुलर मेजरमेंट का पता चलता था। तो ये है हमारे 20 उपकरण जो आपको जयपुर वेधशाला में देखने को मिलेंगे, जिनके अलग अलग कार्य हैं, जिनके बारे में हमने यहाँ पे देखा। और अधिक जानकारी के लिए आप विकिपीडिया के पेज को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी पहली साइट जंतर मंतर जयपुर, जिसको हमने यहाँ पे देखा। आई होप समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी साइट पे। तो आज की हमारी दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है राजस्थान के पहाड़ी किले। ठीक है, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो आज की दूसरी साइट हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान को 2013 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। ठीक है, 2013 में इनको इंक्लूड किया गया था। तो देखते हैं क्या हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, कई फोर्ट्स को या कई किलों को, पहाड़ी किलों को मिलाकर इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो जिन 6 किलों को मिलाकर हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान कहा जाता है। ठीक है, और इन सारे 6 के 6 किलों की कुछ ना कुछ विशेषता है जिनसे ये जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं कौन से हैं 6 किले हमारे। तो सबसे पहला है चित्तौड़ किला। ठीक है, पहला है चित्तौड़ किला जो कि चित्तौड़गढ़ में है। तो इस किले से आपको राजपूत इतिहास और लोक कथाओं से संबंध देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो चित्तौड़ किला है उसमें आपको राजपूत इतिहास और राजपूत से संबंधित लोक कथाओं को देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला किला हो गया हमारा चित्तौड़ किला। उसके बाद दूसरा किला है कुंभलगढ़ किला। ठीक है, ये राज संबंध में है। ठीक है,
और इस किले की विशेषता यह है कि इसका जो निर्माण है ना, एक ही प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया था, ठीक है, कुंभलगढ़ किला के। और इसके जो वास्तुकार हैं वो मंडन थे। इसके वास्तुकार कौन है? मंडन, ठीक है, याद रखिएगा, इसके वास्तुकार मंडन है। और ये राणा कुंभा के दरबार में एक लेखक और सिद्धांतकार थे। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा तीसरा किला है रणथंभौर किला, ठीक है, रणथंभौर किला, ये हम सवाई माधोपुर में है, ठीक है। और इस किले की विशेषता ये है कि इस किले को या इस रणथंभौर किले को पहाड़ी किले के रूप में स्थित किया गया था, और ये एक पहाड़ी किले का अप्रतिम उदाहरण है। इन किलों की सीरीज हमारा चौथा किला है गौग्रौन किला, ठीक है, गौग्रौन किला, ये झालवाड़ में है। और इस किले की विशेषता ये है कि ये नदी संरक्षित किले का एक आदर्श उदाहरण है, ठीक है। तो ये 4 किले आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं हिल फोर्ट्स की सीरीज में अगला जो 5वां किला है वो है हमारा आमेर का किला, ठीक है, आमेर किला जो कि जयपुर में है। अब इस किले की विशेषता ये है कि यह किला राजपूत मुगल दरबार शैली के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस सीरीज में अगला हमारा 6वां किला है जैसलमेर किला, ठीक है, जो कि जैसलमेर में है। और यह रेगिस्तान इलाके में पहाड़ी किले का एक अप्रतिम उदाहरण है, ठीक है, आदर्श उदाहरण है। तो ये है हमारे 6 किले जिनको मिलाकर हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान बनता है और जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। तो ये 6 किले हमने देखे और उनसे जुड़ी हुई विशेषता भी हमने देखी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इन किलों का निर्माण 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के मध्य में हुआ था। अब ये श्रृंखला किले राजपूत राजशाही राज्य की विस्तृत और सुदृढ़ शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। अब ये किले जो थे ना, इतने विशाल किले थे, ठीक है, इतने बड़े बड़े किले थे जिनको अलग अलग जगहों पर बसाया गया था। अब इन श्रृंखलाबद्ध किलों की एक और विशेषता थी कि इन किलों की जो किलेबंदी होती थी उसकी परिधि कहीं कहीं पर 20 किलोमीटर से भी ज्यादा होती थी, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए एक कोई महल है जिसके चारों ओर क्या होती थी, किलेबंदी कर दी जाती थी, ठीक है, और जिसकी परिधि क्या है वो करीब 20 किलोमीटर से भी ज्यादा होती थी। आगे देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि जो ये किले होते थे इनके चारों ओर क्या की जाती थी, किलेबंदी की जाती थी, ठीक है। तो इन किलेबंदी के अंदर आपको शहरी केंद्र देखने को मिलेंगे, व्यापारिक केंद्र देखने को मिलेंगे, और मंदिर सहित और भी कई तरह की इमारतें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इन किलेबंदी दीवारों के अंदर ही रहकर शिक्षा, संगीत और कलाओं का विकास हुआ था। अब इन किलों की 4 दीवारी के भीतर आपको सेना के आवास, ठीक है, सेना के आवास भी आपको देखने को मिलेंगे, और शहरी बसावटें तो हैं ही। अब अगर इन पहाड़ी किलों की स्थापत्य शैली को देखें तो आपको इनकी स्थापत्य शैली को देखकर यह पता चलेगा कि ये जो स्थापत्य शैली है उस समय की सल्तनत और मुगल स्थापत्य कला जैसी अन्य धार्मिक शैलियों के साथ साझी विशेषताएं रखती थी। आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो राजपूत स्थापत्य शैली होती थी उसकी यह विशेषता, एक और विशेषता यह थी कि वह अपने समकालीन समय में प्रचलित अन्य स्थापत्य कलाओं को ग्रहण भी करती थी, और उसके साथ साथ अन्य क्षेत्रीय शैलियों जैसे कि मराठा स्थापत्य शैलियों को प्रभावित भी करती थी। तो इस दृष्टि से यह बहुत खास शैली बन जाती है, ठीक है। तो राजपूत स्थापत्य शैली की विशेषता ध्यान रखिएगा कि यह अपने समकालीन समय में जो भी स्थापत्य कलाएं मौजूद होती थी उनको ग्रहण भी करती थी, और साथ में ही जो उस समय की प्रचलित क्षेत्रीय शैलियां थी जैसे कि मराठा स्थापत्य शैली उनको प्रभावित भी करती थी। इस कारण ये जो शैली थी, राजपूत स्थापत्य शैली थी, यह एक बहुत खास शैली बन जाती है, ठीक है। अब राजपूत स्थापत्य शैली की एक और विशेषता यह थी कि यह पारंपरिक भारतीय सिद्धांतों पर आधारित स्थापत्य शैली के विकास में एक महत्वपूर्ण दौर को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ विशेषताएं हैं राजपूत स्थापत्य शैली को, इनको ध्यान रखिएगा। तो ये थी हमारी दूसरी आज की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राजस्थान के पहाड़ी किले, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आज की तीसरी और आखिरी साइट। आज की तीसरी और आखिरी साइट है जयपुर सिटी, ठीक है, जयपुर शहर जिसको हम पिंक सिटी भी बोलते हैं, ठीक है, पिंक सिटी या गुलाबी नगर, ठीक है। तो आइए देखते हैं जयपुर सिटी के बारे में। तो इसको 2019 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था, ठीक है। तो यह जयपुर शहर भारत के उत्तर पश्चिम राज्य राजस्थान में स्थित है। अब इस जयपुर शहर को बसाने का श्रेय दिया जाता है सवाई राजा जयसिंह द्वितीय को, और इन्होंने इसको कब बसाया था, 1727 में, ठीक है। तो अब जयपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा क्यों दिया गया था, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसलिए मिला था क्योंकि इसकी जो नगर नियोजन व्यवस्था थी और जो वास्तुकला थी वो क्या थे, एक अमूर्त उदाहरण थे। तो जयपुर शहर को नगर नियोजन व्यवस्था और वास्तुकला के कारण यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, ठीक है।
ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब जब जयपुर की अब जब जयपुर को बसाया जा रहा था तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जो उस समय अन्य शहर बसाए जा रहे थे वो पहाड़ी भूभाग में बसाए जा रहे थे, लेकिन जो जयपुर का विकास हुआ या जयपुर को बसाया गया वह एक समतल भूमि पर बसाया गया। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता यह थी कि जयपुर का जो विकास हुआ था वो वैदिक वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए ग्रिड प्लान के अनुसार बसाया गया था। ठीक है, ग्रिड प्लान क्या होता है? ग्रिड प्लान व्यवस्था में या ग्रिड प्लान अरेंजमेंट में आपको जो सड़कें होंगी ना वो आपको 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल पर ही काटती हुई दिखेंगी। जहां पर भी सड़कें मिलेगी वो 90 डिग्री पर काटती हुई मिलेंगी, जिसके कारण एक ग्रिड टाइप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको ग्रिड प्लान भी कहते हैं। अब देखते हैं कि चौपड़ क्या होता है। ठीक है, तो जो सड़कें मध्य में एक दूसरी सड़कों पर मिलते हुए बड़े बड़े चौराहों का निर्माण करते हैं उन्हें चौपड़ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक हमारी ये सड़क है, ठीक है, और एक हमारी ये सड़क है, ये जहां मिल रही है, ठीक है, इस भाग को क्या बोलते हैं? चौराहा बोलते हैं, जो कि आज भी प्रचलित है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ये हमारा हो गया चौराहा। ठीक है, जिनको चौपड़ कहा जाता था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि चौपड़ क्या होते हैं। आइए देखते हैं आगे। अब जयपुर शहर में अगर आप देखेंगे तो मुख्य सड़कों के समानांतर, जैसे ये सड़कें हमारी, ये सड़क है हमारी, तो इन सड़कों के समानांतर आपको बाजार, दुकानें, आवास और मंदिर जैसी इमारतें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एक ये भी इसकी विशेषता है कि जो इसकी सड़कें थी इन सड़कों के समानांतर आपको बाजार, दुकानें, आवास और मंदिर में एक रूपता देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगर जयपुर शहर की नगर योजना की बात करें, ठीक है, तो इस नगर योजना में आपको प्राचीन हिंदू और आधुनिक मुगल सभ्यता का पश्चिम संस्कृतियों के विचारों को साझा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस नगर योजना में आपको हिंदू शैली, आधुनिक मुगल सभ्यता शैली और पश्चिम संस्कृतियों के विचार या शैलियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नगर योजना। अब इसका जो निर्माण हुआ था, जयपुर शहर का निर्माण किया गया था, उसका निर्माण इसको एक व्यावसायिक राजधानी के रूप में किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि जयपुर शहर को व्यावसायिक राजधानी के रूप में बसाया गया था। अब जयपुर शहर की नगर स्वदेशी नगर नियोजन व्यवस्था और निर्माण व्यवस्था के कारण यह दक्षिण एशिया में एक असाधारण उदाहरण है। ठीक है, तो इन सारी विशेषताओं के चलते इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो जयपुर शहर की नगर नियोजन व्यवस्था थी इसमें पारंपरिक हिंदू वास्तुकला के ग्रंथ, वास्तुशास्त्र की प्रस्तर योजना से प्रेरित ग्रिड आयरन मॉडल देखने को मिलता है। ठीक है, हमने ग्रिड आयरन मॉडल पीछे देखा, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, इसके बाद जयपुर भारत के 18वीं सदी के शहर की खगोलीय कुशलता, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल स्किल्स, जीवित परंपराओं, अद्वितीय शहरी स्वरूप और अनुकरणीय नवीन नगर नियोजना की अभिव्यक्ति है। तो ये थी हमारी आज की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिनको हमने अभी यहाँ पे देखा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।